नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में इंडोनेशिया की केस स्टडी दी जाती है। किस प्रकार से इंडोनेशिया ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। जैसे देखो, ब्रिटिशर्स से इंडिया आज़ाद हुआ था, उसी प्रकार से नीदरलैंड से आज़ाद हुआ इंडोनेशिया। तो उस समय इंडोनेशिया के नेशनलिस्ट ने यह डिसाइड किया कि हम माले लैंग्वेज के रिफॉर्म्ड वर्जन को इंडोनेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, माले लैंग्वेज जिसका नाम बहासा इंडोनेशिया भी है, इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था ट्रेड और दूसरे पर्पजेस के लिए। वैसे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन देशों में हजारों आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, जैसा आपको पता है, और इन हजारों आइलैंड्स में सैकड़ों लैंग्वेज बोली जाती हैं। बट इंडोनेशिया के द्वारा अपनाई गई कौन सी लैंग्वेज? बहासा इंडोनेशिया, जो कि माले लैंग्वेज का रिफॉर्म्ड वर्जन है। इस लैंग्वेज को अपनाने का एक रीज़न ये भी था, ये लैंग्वेज ग्रामेटिकली सिंपल है, नॉन हायरार्किकल है, आसानी से सीखी जा सकती है एज कंपेरिजन टू दूसरी लैंग्वेजेस। तो धीरे धीरे माले जो लैंग्वेज है ये इंडोनेशिया की एक्सेप्टेड लैंग्वेज बन गई कम्युनिकेशन के लिए। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, इंडोनेशिया इस बात से भली भांति से परिचित था कि एक लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करना है बाकी लोगों के ऊपर। इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया इंडोनेशिया की सरकार के द्वारा कि लैंग्वेज संबंधित इनइक्वालिटी नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज तो कुछ एथनिक ग्रुप्स को ये लगेगा हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो कल्चर है, उसे दबाया जा रहा है। इसके ठीक विपरीत हमारे देश ने लैंग्वेज संबंधित इशू कैसे हैंडल किया आज़ादी के बाद। देखो, उस समय डिबेट स्टार्ट हो गई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कि कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। एक तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने पर फोकस कर रहे थे। उन्होंने तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स भी दे दी कि जिसको यहाँ पे हिंदी नहीं आती उसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में होने का अधिकार नहीं है। उस समय मतलब ज़्यादा फोकस हिंदुस्तानी पे था। देखो, थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताता हूँ हिंदुस्तानी लैंग्वेज के बारे में। हिंदुस्तानी लैंग्वेज पूरे इंडिया पाकिस्तान रीजन में बोली जाती थी। अगर हिंदुस्तानी लैंग्वेज में ज़्यादा वर्ड्स अरेबियन वर्ड्स या फिर पर्शियन वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल होते तो उसे उर्दू कह दिया जाता। और अगर हिंदुस्तानी लैंग्वेज में ज़्यादा वर्ड संस्कृत या फिर प्राकृत लैंग्वेज के ज़्यादा इस्तेमाल होते तो इसे कह दिया जाता हिंदी। समझ गए? शायद नहीं समझे, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। आज़ादी से पहले इंडिया पाकिस्तान रीजन में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोली जाती थी। अगर देखो, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में ज़्यादा वर्ड्स अरबी के या फिर पर्शियन के ज़्यादा इस्तेमाल होते तो कह दिया जाता ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है वो उर्दू लैंग्वेज है। और अगर हिंदुस्तानी लैंग्वेज में ज़्यादा वर्ड्स संस्कृत के या फिर प्राकृत लैंग्वेज के ज़्यादा इस्तेमाल होते तो बोल दिया जाता ये हिंदी लैंग्वेज है। तो हुआ क्या, मुस्लिम लीग के द्वारा उर्दू लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी। पाकिस्तान ने उर्दू लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया आज़ादी के बाद। तो हमारे देश में जो नेशनलिस्ट थे वो भी ये बोलने लगे हिंदुस्तानी के बजाय हिंदी लैंग्वेज को हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इसी वजह से आज़ादी के बाद हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को लेकर काफ़ी ग्रुप्स एक्टिव हो गए थे। बट इसके विरोध में भी आवाज़ें उठने लगी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कई लीडर्स, खास करके साउथ इंडिया के लीडर्स ऐसे थे जो ये बोलते थे कि ये क्या बात हुई भैया, अगर इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नीतियों को इम्पोज करेगा स्टेट्स के ऊपर तो फिर हम तो स्लेव के स्लेव ही रह गए ना। इवन कुछ लोगों ने ये भी बोला कि भैया हमारी उम्र अब नहीं है हिंदी लैंग्वेज को सीखने की, तो आप हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकते हमारे ऊपर। तो लैंग्वेज इशू धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इशू इमर्ज होकर आया। इवन तमिलनाडु में राइट्स भी हुए, यानी दंगे हुए हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के खिलाफ। तो 1963 में एक एक्ट आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसमें डिसाइड किया गया कि सभी ऑफिशियल पर्पजेस के लिए इंग्लिश को भी यूज किया जाएगा। पहले तो यूं बोला गया था
कि इंग्लिश को फेस आउट कर दिया जाएगा, लेकिन 1963 में बोला गया, 1963 के इस एक्ट में बोला गया कि सभी ऑफिशियल पर्पजेस के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल भी होता रहेगा। 1965 के बाद हिंदी सोल वर्किंग लैंग्वेज बन गई यूनियन गवर्नमेंट की। काम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को छूट दी गई कि आप अपनी चॉइस की लैंग्वेज में फंक्शन कर सकते हो, और संविधान में एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मतलब बोला गया है संविधान में कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि हिंदी को स्प्रेड किया जाए। ये आज भी कर्तव्य है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती रहती है। एक हिंदी प्रचार समिति भी है। बाद में देखो क्या हुआ, हिंदी का प्रचार अपने आप होता गया, मतलब हिंदी बोलने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती गई। इसके कई सारे रीजन्स हैं, लेकिन जैसे एक रीजन का मैं आपको एग्जांपल दूं, अब जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बहुत से लोग गए नॉर्थ इंडिया से काम करने के लिए, तो तमिलनाडु के जो लोग हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स से बात करने के लिए उन्होंने टूटी फूटी हिंदी लैंग्वेज सीखी। तो हुआ ये, हिंदी लैंग्वेज को बोलने वालों की जो संख्या है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है एज कंपेरिजन टू दूसरी लैंग्वेजेस को बोलने वालों की संख्या। 2001 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में 30 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो 10 लाख से ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, जिनमें से 22 लैंग्वेजेस को 8वें शेड्यूल में स्थान दिया गया है, लेकिन कई लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको 8वें शेड्यूल में स्थान नहीं दिया गया है। जैसे तुलु लैंग्वेज है। तुलु लैंग्वेज देखो 18 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है और बहुत पुरानी है, 14वीं-15वीं सेंचुरी पुरानी है तुलु लैंग्वेज, जबकि हिंदी लैंग्वेज तो इतनी पुरानी भी नहीं है। हिंदी लैंग्वेज तो आज़ादी से पहले की है, मतलब रिसेंट पास्ट क्या बोल सकते हो। बल्कि जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, हिंदुस्तानी लैंग्वेज का संस्कृताइज्ड वर्जन है हिंदी लैंग्वेज। फिर से बोलता हूं, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में ज़्यादा वर्ड्स संस्कृत या फिर प्राकृत लैंग्वेज के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो है हिंदी लैंग्वेज। और देखो, जो हिंदी आज के समय में प्रचलन में है, मतलब जिसे बोला जाता है ये रियल हिंदी है, ये तो दिल्ली और आसपास के रीजन्स की हिंदी थी, जबकि हिंदी की और बहुत सारी डायलेक्ट्स हैं, जैसे अवधी, मैथिली, ब्रज भाषा, इनको इग्नोर किया जा रहा है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि देखो, एक लैंग्वेज को इम्पोज करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे कल्चर से इनका संबंध है, हमारे कल्चर को हमें सहेज के रखने की आवश्यकता है। तो इसके बजाय कि एक नेशनल लैंग्वेज पे हम फोकस करें, क्यों नहीं मदर टंग लैंग्वेज के अलावा भी दूसरी लैंग्वेजेस को सिखाने पर फोकस किया जाए। इससे दूसरे लोगों के जीने का जो तौर तरीका है वो भी बाकी लोगों को सीखने को मिलेगा। जैसे देखो, तमिल लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो तमिल लोगों के रहन सहन के बारे में हमें पता लगेगा। कन्नड़ अगर सीखते हैं तो कर्नाटक के लोगों के रहन सहन के बारे में हमें पता लगेगा। तो देश के कल्चर के बारे में हमें पता लगेगा और इससे एकजुटता आएगी, यूनिटी और ज़्यादा इमर्ज होकर आएगी, यूनिटी टूटेगी नहीं, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।